साफ सुथरा व्यक्तित्व का विधायक मिला, हर सुख दुख में उपलब्ध रहने वाले। लेकिन एक प्रश्न आज भी मेरे मन में घूम रहा है, कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता ने सोचा था उस तरह के उम्मीदों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, लेकिन लोग कह नहीं रहे हैं। सड़क जाम करेंगे, रोड पर बैठेंगे, अपने युवाओं के साथ लेकर जाएंगे, भले ही उसके लिए मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़े उस सड़क को बनवाने के लिए। लेकिन अगर वो सड़क नहीं बनी तो संभव है ये सुर बगावती भी होंगे। क्या बात है। अभी अपने क्षेत्र 298 में जी। एक युवा चेहरा जन्म ले रहा है जी। अच्छी तरीके से नाम जानते होंगे, राहुल सिंह चौहान जी। तो उस युवा के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, और अगर राजनीतिक राय पूछें वो भी बताइए आप। देखिए कि सत्येंद्र सिंह की बुराई जरा सोच समझ कर करिएगा प्रधान जी। और जहां सत्येंद्र सिंह की बुराई होती है, अंतिम 5 में एक व्यक्ति सत्येंद्र का भी रहता है। आज ऑन रिकॉर्ड कह दे रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाएगी उसी के मैं साथ रहूंगा, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे राहुल सिंह हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, या टू जेड कोई भी हो। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर। लेकिन मित्र, ये कहा जाता है कि भाजपा ये सब कृत्य जो दंगे का कृत्य था, हाँ। वो कहीं ना कहीं उसमें भाजपा का हाथ था, ये मतलब उनकी पार्टी कहती है। दीपक भैया थोड़ी देर के लिए क्षत्रिय का नाम लेते ही मेरी बीपी दोना हो जाती है। मैं गर्व से बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि सीना चौड़ा चौड़ा हो जाता है। भगवान कृष्ण तो भाई वो यादव जी थे। यादव नहीं, यदुवंशी। यदुवंशी। अगर सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मित्रता वो चीज होती है कि एक दूसरे को कहीं से भी खींचकर ला सकती है। आज मैं जा रहा था तो इंदिरा कैनाल पर हमारी भेंट जो है हमारे परम मित्र श्री सत्येंद्र सिंह जी से हो गई। तो आज मैं उनको अपने स्टूडियो लेकर के आ गया। मैंने कहा आपको एक कप चाय तो हमारे साथ पीनी ही पड़ेगी। तो आज हमारे साथ आ गए हैं सत्येंद्र जी। आज उनसे कुछ क्षेत्र, कुंभ और उनके परिक्षेत्र के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेंगे और देखेंगे कि आखिर में हमारे भाई के भावनात्मक जुड़ाव हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ कैसे हैं। तो मिलिए सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी बताइए कि आखिर पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जी। आप सबसे ज्यादा चर्चा का विषय थे कुंभ को लेकर के। जी। आप कुंभ में कितनी बार गए और कितनी बार आप नहाए और कैसा क्या रहा कुंभ का सिस्टम रहा, जितना भी है साहब थोड़ा सा देखिए दीपक भैया, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने सबसे पहला जो प्रश्न किया कुंभ के बारे में, मेरा अनुभव इस तरीके का रहा है जिसको मैं आप सभी के माध्यम से साझा तो नहीं कर सकता, लेकिन भावना प्रकट जरूर की जा सकती है। बिल्कुल। मैं 12 बार प्रयागराज गया, वाह, जिसमें 11 बार मुझे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हर बार मेरे साथ कुछ नए मित्र जाते रहे। कुंभ का जो मेरा अनुभव रहा वो इस तरह का अनुभव रहा कि मैं पूरी जीवन उसको भूल नहीं पाऊंगा। वाह। और कुंभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा, महाकुंभ, जिसमें हिंदुत्व को इकट्ठा किया, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इकट्ठा किया। एक घाट पर गरीब अमीर सभी को एक घाट पे लाके और स्नान कराया, या समझ लीजिए एक धारा में पुरोहित किया। और कुल मिला के अगर कहा जाए तो कुंभ का जो अनुभव है, जो भावनात्मक लगाव था मेरा, या जो भी समझिए, या हिंदुत्व समझिए, कुछ भी समझिए, मैं आजीवन कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मैं, या मुझसे समझिए, या मेरे साथ जो 60-65 करोड़ लोग स्नान किए, किसी की भावना से पूछिए, वो हर बार चाहेगा कि हर वर्ष इस तरीके के कुंभ का आयोजन हो और हर बार मुझे जाने का मौका मिले। मेरे जो मित्र गए वो भी अभिभूत थे, और जो नहीं जा पाए उनको इस बात का पश्चाताप भी था दीपक भैया कि हम किसी कारणवश नहीं जा पाए। कुंभ को लेकर तरह तरह के प्रश्न किए गए, विपक्ष द्वारा लगातार हमला किया गया, वहाँ के जल को लेकर, सरकार की व्यवस्था को लेकर, भीड़ को लेकर। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा तट पर, इसी चैनल के माध्यम से। बहुत मजबूती से मैंने कुंभ में पद चखा। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मैं तीसरी बार मैं स्नान करके लौट रहा था, तो मैं लाइव था सोशल मीडिया पर। उसमें एक बात मेरे सहसा ही जुबान से निकली कि जो जैसा यहाँ देखना चाहता था कुंभ में, उसको वैसा यहाँ दिखा। गिद्धों को लाशें दिखी, मलिच्छों को मैला दिखा,
सूअरों को गंदगी दिखी। संयोग देखिए कि मैं जब 8वीं बार कुंभ में स्नान के लौटा और एक मांगलिक कार्यक्रम में जा रहा था, मेरे साथ उस गाड़ी में अविनाश सिंह जी थे, जो हमारे गांव के पेशे से अध्यापक हैं। वो लाइव वीडियो देख रहे थे सदन की, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सतेन, हम कहा जी गुरुजी। अरे तुहार आवाज़ तो आज पूज्य महाराज जी के मुखार बिंद से निकल रही। हम कहा क्या हो? तो देखे तो उसमें पूज्य महाराज जी हाथ में एक कागज लिए हुए थे और उसमें उन्होंने सदन में कहा, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि ये मेरे शब्द थे, लेकिन अंदर से मुझे बहुत अनुभूत हुई, अंदर से बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता महसूस हुई कि चलिए वो मुखार बिंदु से मेरे पहले निकले थे और मैं पहली बार बाद में दोबारा पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से ये शब्द सुन रहा था, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तीसरी बात, मैं अपने परसपुर क्षेत्र के, चूँकि जनपद गोंडा मेरा घर है, परसपुर ब्लॉक मेरा ब्लॉक है, वहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, चाहे वो दैनिक जागरण रहा हो, अमर उजाला रहा हो, हिंदुस्तान रहा हो या और जो भी लोकल चैनल रहे हों। उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से दिया कि हमारे क्षेत्र के फला श्रद्धालु ने 11 बार कुंभ स्नान किया, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हूँ। मैं कुंभ से बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मित्र, अगर देखा जाए जी, ममता बनर्जी जी, लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश जी, ऐसे प्रमुख नेता थे जी, जी, जिन्होंने कहा, ममता जी का बयान तो आप जानते ही होंगे, जी, जी, कि कुंभ नहीं, वो समझ रहे हैं, जी, जी, मैं नहीं कहना चाहूंगा। जी, जी, दूसरा, लालू प्रसाद जी ने कहा जी, कुंभ उम्भ कुछ नहीं, बस फर्जी है। जी, जी, अखिलेश यादव जी ने जो कहा आपने सुना ही। जी, जी। तो मतलब ये क्या था, इन लोगों का क्या था ये? मतलब देखिए, ममता बनर्जी पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी सोशल मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के और विपक्ष के नेताओं द्वारा जिन जिन शब्दों का प्रयोग अब तक किया जा चुका है, वो सभी लोग परिचित हैं। मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं। रही बात लालू यादव की, तो लालू यादव के बारे में भी मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो जैसा किए हैं उसके कर्मों की सजा उनको मिल रही है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव जी, लोग कहते थे 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और 2012 में मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का छात्र था, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन समझ लीजिए। और मैं भी उस समय जोश में था, हालांकि मत मेरा वोटर लिस्ट में उस समय नहीं था, इसलिए मैंने मत नहीं दिया था। अगर होता तो शायद इसके भागीदार हो जाते कि हमने भी सपा को एक बार वोट दिया। अखिलेश यादव, एक आकस्मिक चीज, कोई घटना घट जाती है, उस तरह से आकस्मिक हुआ और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 2012 से 17 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, 2013 में मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था। गौरव, सचिन और शाहनवाज 3 दोस्त थे और किसी बात को लेकर वो दंगा हुआ। वो दंगा 13 से शुरू हुआ और 14 लोकसभा चुनाव तक पूरा पश्चिम, समझ लीजिए पश्चिम के 10 से 15 जिले उस दंगे की चपेट में आते गए। और 2014 में चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 75 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, और 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे और 24 भी हारे। लेकिन मित्र, ये कहा जाता है कि भाजपा, ये सब कृत्य जो दंगे का कृत्य था, हाँ, वो कहीं ना कहीं उसमें भाजपा का हाथ था, ये मतलब उनकी पार्टी कहती है। दीपक भैया, थोड़ी देर के लिए आप दीपक सिंह और मैं सत्येंद्र सिंह, हम आप तो कभी नहीं लड़े ना? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ाया ना, आपको समाजवादी पार्टी ने तो नहीं लड़ाया ना। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक दंगे का कारण बनती है, आप इस बात को स्वीकार करिए। जैसे अभी होली का त्यौहार आ रहा था, क्या होली के त्यौहार में हिंदू होली नहीं खेल सकता है? रंग गुलाल नहीं उड़ा सकता है? क्यों नहीं खेल सकता भाई? या वो भगवा गीत नहीं गा सकता? भगवा गीत गा सकता है ना? बिल्कुल गा सकता है। जब जनता ने चुनकर भेजा तो सभी धर्मों, सभी मजहब, सभी का ख्याल करने के लिए तो भेजा था। बिल्कुल। और अगर कुंभ में इतनी ही अव्यवस्था रही तो अखिलेश यादव जी खुद क्यों गए? पहली चीज।
उनके पार्टी के सांसद उनके भाई धर्मेंद्र यादव क्यों गए जब कुंभ की व्यवस्था इतनी खराब थी? पहला चीज़ वो गए, वो तो व्यवस्था चेक करने गए थे। व्यवस्था चेक किया। बताया कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था है वहाँ पर, और ठीक उसी के बाद में वहाँ आग भी लगी और भगदड़ भी मची। जैसे भगदड़ शब्द का तो प्रयोग मैं सोशल मीडिया पर आप देख चुके हैं, भगदड़ का तो मैं खंडन करता हूँ। जैसे लोगों ने कहा 3,000 लोग मारे गए या शहीद हुए, 5,000 ये 1,000। एक बात हमें बताइए, मुझे जनपद गोंडा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इन सब जिलों में चाहे समझ लीजिए रिश्तेदार, हित मित्र, दोस्त यार सभी हैं। अगर किसी के परिवार का कोई खो गया या लौट कर घर नहीं आया कुंभ, तो उसके परिवार के लोगों ने खोजबीन क्यों नहीं की? आप बताइए। अगर खोजबीन नहीं की, आज की इस जनरेशन में क्या इस बात को मानते हैं आप कि आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति कहीं गया, खो गया, और आप प्रयास नहीं करेंगे? संबंधित थाने में जाएंगे, सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, अखबारों का सहारा लेंगे, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों के चौखटों पर जाएंगे कि हमारे परिवार का फला आदमी कुंभ। ऐसी कोई एक घटना बताइए कि कोई व्यक्ति मिला हो आपके माध्यम से, कोई मिला हो, बताइए। नहीं, सोशल मीडिया पर भी मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे थे जहां पर लगातार ये मतलब गुहार वो लोग कर रहे थे कि जो है हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं मिल रहा है, और वहाँ पर जो है जो चीरघर होता है, हाँ, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित थे कि हमारे परिवार का बंदा नहीं मिल रहा, हमारे परिवार का बंदा नहीं मिल रहा। ये सारी काफ़ी चीज़ें थीं। बाद में इसे शायद बाद में इसका खंडन किया गया। तो लोग मिल गए? अब ये तो लोग मिल गए, लोग बता, अगर नहीं मिले लोग तो खामोश क्यों हो गए? किसी प्रशासन ने, कभी पुलिस प्रशासन ने किसी के द्वारा ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया गया कि आप लोग आवाज़ ना उठाइए, आप पर मुकदमा लिखा जाएगा, आपको जेल? कोई ऐसी घटना बताइए, कहीं से आया ऐसा वीडियो? अब मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा आया हो, बट ये है कि काफ़ी लोग उस टाइम पे परेशान थे। परेशान हो जाना अलग बात है। अभी मैं लखनऊ आया हूँ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, मुझे चार्जिंग का कोई पॉइंट ना मिले, या मेरे पास पैसे ना रहें, तो मुझे गोंडा पहुँचने में जो दूरी 3 घंटे में तय करनी है वो मुझे 3 दिन भी लग सकता है। मैं जाऊँगा, हाथ पाँव जोड़ूंगा, किसी से पैसा मांगूंगा, नहीं देगा, फ़ोन चार्जिंग मांगूंगा, संयोग से लाइट ना आए लखनऊ में, फ़ोन ना चार्ज हो, पैदल चलें, कुछ भी हो सकता है, 3 दिन बाद हम घर पहुँच जाएँ। इसका मतलब एक घटना आई थी 13वीं के दिन, मध्य प्रदेश की घटना है, जिसकी 13वीं थी उसी दिन वो घर पहुँच गया। कुंभ की ही घटना है। ये थी ना? हाँ। खैर, ये तो थी कुंभ की बात। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे विपक्ष के लगातार हमले होते हैं क्षत्रियों के ऊपर, लगातार हमले होते हैं, और ऐसी ऐसी बातें मतलब कही जाती हैं कि ये इस प्रकार की सरकार है कि सिर्फ क्षत्रियों का ही सुनती है, किसी दूसरे जात या धर्म का बिल्कुल भी समर्थन नहीं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, और अगर कोई मशीन है तो मेरी बीपी चेक कर सकते हैं। क्षत्रिय का नाम लेते ही मेरी बीपी दूना हो जाती है, मैं गर्व से बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि सीना चौड़ा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे आराध्य ने जब भी धरा पर अवतार लिया तो क्षत्रिय कुल को ही चुना। अगर भगवान कृष्ण तो भाई वो यादव जी थे, यादव नहीं, यदुवंशी, यदुवंशी। यदुवंशी। अगर यादव रहे होते तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह तो यादव नहीं थे। वो कौन से जाति के थे? वो क्षत्रिय थे। आपको धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, जान भी रहे हैं। ज्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपसे जानकारी एकत्रित करता हूं। क्षत्रिय ही थे, वो यदुवंशी थे। समय के साथ साथ राजनीति में उनको अलग किया गया, यदुवंशी को समझाया गया कि यादव हैं, लेकिन पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति जो सभ्य है, समझदार है, शिक्षित है, जिसको धर्म के बारे में कुछ भी, पुराणों के बारे में या किताबों के बारे में, महाभारत रामायण कुछ पढ़ी है, वो ये कतई नहीं कहेगा कृष्ण यादव थे या यदुवंशी थे। यदुवंशी क्षत्रिय ही थे। और क्षत्रियों पर आप कह रहे हैं, इस देश में अगर क्षत्रिय ना होते तो शायद ये देश भी नहीं होता। किसी एक, मैं जात विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, 712 से लेके और 1757 तक एक लंबा समय रहा, लंबा कार्यकाल रहा, जिसमें हमारा देश मुगलों का गुलाम था, जिसमें बहुत आक्रांता आए, औरंगजेब, खिलजी, बाबर, हुमायूं, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, तैमूर लंग, साफ सुथरा व्यक्तित्व का विधायक मिला, हर सुख दुख में उपलब्ध रहने वाले। लेकिन
एक प्रश्न आज भी मेरे मन में घूम रहा है। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता ने सोचा था उस तरह के उम्मीदों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, लेकिन लोग कह नहीं रहे हैं। ये बातों को मैं लेता हूं कि हाँ, बहुत आप सही कह रहे हैं, बट एक चीज मुझे खलती है, आज भी अखरती है, और आने वाले कुछ समय में पता नहीं मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। क्षत्रिय संगठित होंगे या नहीं होंगे, या फिर ऐसे ही अगर कोई एक क्षत्रिय आगे, मैं देखता हूं, मतलब मैं निजी समाज में देखता हूं, एक क्षत्रिय अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके पीछे जो है कई ऐसे लोग लग जाते हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से गिराना है। खासकर अपने क्षेत्र की बात कर लेता हूं मैं। अभी अपने क्षेत्र 298 में एक युवा चेहरा जन्म ले रहा है। अच्छी तरीके से नाम जानते होंगे, राहुल सिंह चौहान। तो उस युवा के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, और अगर राजनीतिक राय पूछें वो भी बताइए आप। देखिए, युवा शब्द जो आपने प्रयोग किया राहुल सिंह चौहान के बारे में, तो राहुल सिंह चौहान मुझसे जूनियर थे और लगभग 10 से 15 साल या 20 साल कह लिए, यानी जब से थोड़ा बहुत हम जानकार हुए और परस्पर में कदम रखा प्रारंभिक शिक्षा के बाद, तब से जान पहचान थी। राहुल सिंह, त्रिलोकी सिंह, सीपी सिंह, उनके पारिवारिक संबंध रहे। हमारे सगे संबंधियों में उनकी बहन भी ब्याही है, सारी चीज़ें हैं। राहुल सिंह ने राजनीति में कदम नहीं रखा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और कहता भी हूं। अभी नहीं रखा है कदम? नहीं रखा है। राहुल सिंह ने राजनीति में अभी कदम नहीं रखा है। राहुल सिंह लिखा है राहुल सिंह चौहान समाज सेवी। जैसे आज आप दीपक भाई ये बताइए, किसी के पास अगर समझ लीजिए धन बल बढ़ गया या बाहुबल बढ़ गया, अगर वो समाज में कुछ करना चाह रहा है तो इसका राजनीतिक नज़रिया कतई नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति, मैं मानता हूँ राहुल सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कर रहे हैं ना। उन्होंने एक कंबल वितरण का कार्यक्रम किया था, कितना सफल रहा कितना असफल रहा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी कार्यक्रम में जाता नहीं हूँ। मेरी अपनी एक अलग व्यक्तिगत विचारधारा है, और उन्होंने जो भी कार्य किया, किसी गरीबों की मदद। अभी हमारे एक ग्राम सभा में घटना घटी थी, एक व्यक्ति था, विकलांग था, माननीय विधायक जी अजय सिंह ने उसको व्हील चेयर दिलाया था 3 साल पहले, लेकिन किसी कारण बस वो व्हील चेयर गड़बड़ हो गई या कुछ भी। मोनू चौरसिया नाम है, जिसको चलने में असमर्थ। व्यक्तिगत राहुल सिंह से मिला, उन्होंने उसकी मदद की। तमाम ऐसे क्षेत्र में हैं, राहुल सिंह चौहान द्वारा भी व्यक्तिगत लोगों की मदद की गई और माननीय विधायक जी द्वारा भी तमाम लोगों को। तो इस तरीके से राजनीतिक रंग अभी राहुल सिंह को जो लोग दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, राहुल सिंह ने अभी कोई चुनाव लड़ने का या राजनीति में कदम रखने का ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है। हाँ, लेकिन जैसा कहा जाता है हमारे माननीय नेताजी के से जो उनका जुड़ाव है, उसको देखते हुए जो अपने क्षेत्र की जनता है, मैं भी काफ़ी चला हूँ क्षेत्र में, तो मुझे ये थोड़ा सा आभास हुआ, लोगों ने बताया, लोगों ने कहा कि ये जो नया युवा चेहरा है, ये हो सकता है कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में जो है वो अपना कदम रखे, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो इस पर आप क्या कहें? जैसे भविष्य की बात तो भविष्य में है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव तो कोई एक ही लड़ेगा, एक ही लड़ेगा ना। और माननीय अजय सिंह का अब तक का जो कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक रहा है, और तमाम ऐसे कार्य क्षेत्र में हुए। माननीय विधायक अजय सिंह द्वारा भी तमाम लोगों की मदद की गई। कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 500 व्यक्ति ऐसे हैं मेरी जानकारी में जिनको इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से या व्यक्तिगत कोष से माननीय अजय सिंह ने उनकी मदद की। बिल्कुल। और हर लोगों के लगभग सुख दुख में उपलब्ध रहते हैं। तमाम क्षेत्र में सड़कें, बिजली, पानी, कुछ अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत अव्यवस्था हुई, मेरे यहाँ नहीं, अब मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं रहे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ, उनके द्वारा जो कार्य ये किया गया, उनके द्वारा जो एक कार्य किया गया, परसपुर से लेकर धर्मनगर मार्ग का जो निर्माण कार्य था, इसके लिए उन्हें 10 में से 10 नंबर मैं दूंगा। और ये कार्य जो उन्होंने कर दिया है, ये वाकई में हमारी पूरी जो क्षेत्र की जो जनता है, मैं काफ़ी लोगों से मिला जो उनके विरोधी भी थे, उन्होंने कहा कि वाकई में ये जो कार्य इन्होंने किया है ये सराहनीय कार्य था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका लोगों से जो जुड़ाव है, अच्छा, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो लोगों से जो उनका जुड़ाव है, कहीं ना कहीं जो उनके राजनीतिक संगठन के जो हिस्सेदार हैं, जो उनके संबंधी हैं, जो साथी कह लीजिए, उनकी बातों में आकर के वो कुछ अपने जो
और किसी को अगर जुड़ना होता है वो व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है, ऐसा कुछ है क्या? जैसे जो हमें व्यक्तिगत जानकारी है, जितना मैं माननीय विधायक जी के बारे में जानता हूँ, उसमें अगर वर्तमान में कुछ ऐसा परिवर्तन दिखा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन माननीय विधायक जी ऐसे थे नहीं कि किसी के कहने से या किसी के बहकावे में या किसी के कह देने से किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नकारात्मक विचार उनके मन में आ जाए, ऐसा कुछ था नहीं। अगर किसी कारणवश अगर किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में या कहीं किसी कार्यक्रम में वो अनुपस्थित रहे होंगे तो ये समझ लीजिए कि अगर त्रुटि रही होगी तो उसमें सुधार करेंगे। और समर्थक कुछ ना कुछ। और जो समर्थक हैं माननीय विधायक जी के, जो समर्थक हैं, मैं ये भी कोशिश करूंगा, एक होता है समर्थक, एक होता है शुभचिंतक। एग्जैक्ट, हाँ। मैं माननीय विधायक जी का शुभचिंतक हूं, समर्थक नहीं। समर्थक दूसरी शब्द हो गया। समर्थक का मतलब ये हो गया कि आपने गलत कार्य किया उसका भी समर्थन कर दिया। और शुभचिंतक का मतलब मैं हमेशा आपके शुभ के बारे में ही चिंता करूंगा कि आपका हमेशा शुभ हो। मैं धर्मनगर सड़क की जो बात की, परसपुर नगर पंचायत, उसके बाद सटी हुई हमारी ग्राम सभा मधईपुर खांडेराय, तत्पश्चात मलाव, तत्पश्चात प्यौली, तत्पश्चात कटेला, नीरपुर, ख्याला, ये वो ग्राम सभाएं थी जो डायरेक्ट इस सड़क पर जुड़ते थे। इनडायरेक्ट अंदूपुर, सहजौरा, लोहंगपुर, पुरैना, मंगुरा, अभईपुर, बक्सैला, ये सब वो ग्राम सभाएं थी जो इनडायरेक्ट जुड़ती हैं। लगभग मान के चलिए 20 ग्राम सभाओं। उस सड़क पर इतना चलने में दुर्लभ था। उस सड़क की मांग अगर प्रमुखता से की गई, मैंने सोशल मीडिया पर प्रथम पोस्ट किया उस सड़क को लेकर। माननीय विधायक के प्रतिनिधि सूरज सिंह ने मुझे ब्लॉक पर बुलाया और संबंधित अधिकारियों से मेरे सामने हैंड फ्री करके फोन पर बात किया और अगले दिन उस सड़क पर गड्ढा मुक्त का कार्य शुरू हुआ। उसके लिए मैंने माननीय विधायक जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उसके बाद पुनः जब वो सड़क जर्जर हुई, फिर भी मैंने सोशल मीडिया पर इस बात को प्रमुखता से उठाया और हमारे क्षेत्र के लगभग सैकड़ों युवा, जिसपे मैं उस दिन अनुपस्थित रहा, माननीय विधायक जी के घर गए और उस सड़क की जोर शोर से मांग की और माननीय विधायक जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए उस सड़क को गड्ढा मुक्त करवाया। तीसरी बार जब पुनः मांग उठी तो माननीय विधायक जी ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि ये सड़क मेरे कर्नलगंज विधानसभा के जितने भी मार्ग हैं उसमें प्रमुखता से पहले नंबर पर है और इसी सदन में मैं जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और इस सड़क पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उस सड़क पर कार्य भी इस समय चालू है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मित्र, एक चीज और है जी। आपने एक चीज कही कि शुभचिंतक और समर्थक, जी जी जी, दो तो मतलब ये चीज हो गए जी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो शुभचिंतक कुछ ऐसे भी हैं, कुछ समर्थक भी ऐसे हैं कि जो सामने से विधायक जी को पूर्ण सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विधायक जी को शायद ये नहीं पता है जी। कि पिछवाड़े से वही उनका काट रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। निकट भविष्य में नुकसान किसी एक का ही होगा, दोनों का नहीं होगा। संभव है जो इस तरीके के समर्थक हैं उनका व्यक्तिगत भी नुकसान हो सकता है, या संभव है माननीय विधायक जी का। तो माननीय विधायक जी का तो बड़ी विधानसभा है, करीब 4-5 लाख वोटर हैं, उसमें थोड़ा बहुत अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जाएगी। हम लोग हैं, मेहनत करेंगे क्षेत्र में। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समर्थकों से मैं मिला, उनसे बातचीत किया तो मुझे ये पता चला कि ये वही हैं जो मतलब अगर देखा जाए तो फोटो में सबसे पहले दौड़ के आगे आ जाते हैं और लास्ट में मुझसे कुछ दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरे के सामने कोई संकोच नहीं कर कहने में, कहीं ना कहीं आईटी सेल कमजोर है। आईटी सेल पर फोकस करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र को एक युवा, तेज तर्रार, साफ सुथरा व्यक्तित्व का विधायक मिला, हर सुख दुख में उपलब्ध रहने वाले। लेकिन एक प्रश्न आज भी मेरे मन में घूम रहा है, कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता ने सोचा था उस तरह के उम्मीदों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, लेकिन लोग कह नहीं रहे हैं। हाँ। अब उनके मन में क्या समस्या है, क्या कमियां हैं, क्या नहीं, उसमें एक कमी आपको बता रहा हूं। कुछ व्यक्तिगत लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना उचित भी नहीं है, और जैसे हमारी आपकी व्यक्तिगत ना बनती हो और आपके संबंध मान्य जी के साथ बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन लगातार अगर आपके बारे में मान्य जी को ये बताया जाए कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उस पर वो गौर तो नहीं करते, लेकिन एक लोगों के दिमाग में चलता है कि अगली बार आदमी बार बार कह रहा, बार बार हो सकता है सर। अभी हमारे एक परम मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं, खुनखुन भाई, उन्होंने एक पोस्ट किया था
कि सत्येंद्र सिंह की बुराई जरा सोच समझ कर करिएगा प्रधान जी। और जहां सत्येंद्र सिंह की बुराई होती है अंतिम 5 में एक व्यक्ति सत्येंद्र का भी रहता है। तो मैंने कभी खुनखुन भाई से नहीं पूछा कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो लीक हुई होगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने कहीं ना कहीं तो कुछ चर्चा जरूर किया होगा। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह दे रहा हूं, किसी भी भगदड़ में, राजनीति में एक भगदड़ होती है चुनाव से पहले, इस दल के लोग उस दल में, उस दल के लोग उस दल में, उस दल के मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। इन्हीं आंखों से मैं भी देखा हूं। मैंने 12 देखा है, 17 देखा है, 22 देखा है। सही है। लेकिन एक बात आपको कह दे रहा हूं, उन भगदड़ों में मैं नहीं रहूंगा। ये बात मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर मसूद आलम खान को भी टिकट देगी तो मैं तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। आज ऑन रिकॉर्ड कह दे रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाएगी उसी के मैं साथ रहूंगा, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे राहुल सिंह हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, या टू जेड कोई भी हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी। मैं समर्थक आरएसएस, हिंदुत्व, पूज्य महाराज जी का हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं का हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और रहूंगा भी। गुड। कुछ ऐसी मतलब बातें थी, अभी एक कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी, आप भी अभी ग्राम सभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ चुके भी हैं। हाँ मतलब एक पिछला चुनाव आप लड़ चुके हैं, उसमें आप रनर अप रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि आप ये वाला भी चुनाव लड़ेंगे। जी जी, इसमें स्पष्ट में तो कोई संदेह नहीं। हाँ। मैं चुनाव लड़ूंगा। और सुनिए अब, लेकिन इसमें जो है कुछ आपके गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, जी वो कहीं ना कहीं आपके विरोध में भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम उन्हें छोड़ के जाएंगे नहीं। वो मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको विरोध मेरा कतई नहीं है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक प्रश्न है कि सजनी हमहू राजकुमार। जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, आप मेरे सामने 5 करोड़ की 5 गाड़ी भन भन लेकर निकले और मैं खड़ा रहूं और मुझे गोंडा ही जाना हो, और आप मेरे मित्र हैं और गोंडा जा रहे हो, अगर आपने ब्रेक लेकर ये नहीं कहा सत्येंद्र भैया आप मेरे साथ बैठ लीजिए, मेरे साथ गोंडा चलिए, तो मैं आपको बैक कॉल नहीं करूंगा कि मैं इंदिरा नहर पे खड़ा हूं, दीपक भैया मुझको लेते चलो। मैं उस तरीके का आदमी। मैं आपको बताऊं, ऑन कैमरा बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, पिछला चुनाव मैं हार गया। मैं वसूलों पर चुनाव लड़ने आया था, सिद्धांतों पर चुनाव लड़ने आया था। आमतौर पर हमारे साथ लड़ने वाले जितने भी प्रत्याशी थे काफी धनाढ़ थे, मजबूत थे, पैसे से, बाहुबल से, राजनीतिक वर्चस्व से, हर चीज से। लेकिन मैं वसूलों पर आया था कि मैं वो कतई कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मैं किसी का भविष्य नहीं बर्बाद करूंगा, किसी को शराब पिला के या ऐसा कुछ करके। मैं वो काम कतई कहने के लिए नहीं करूंगा जो मैं अपने परिवार को नहीं कह सकता। मैं अपने भतीजे को अगर शराब पिलाने के लिए नहीं कह सकता, पीने के लिए नहीं दे सकता, तो मैं किसी के युवा बच्चे को, 18-20 साल के लड़के को मैं ये कतई नहीं कह सकता कि ये लो भैया तुम शराब पी लो, ये कर लो, वो कर लो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने ग्राम पंचायत की बात की, मैं कभी अयोग्य लोगों के लिए ताली नहीं बजाता। धन से कमजोर हो जाना अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं मन से कमजोर नहीं हूं। क्या बात? मैं मन से बहुत मजबूत हूं और अंदर से बहुत मजबूत रहता हूं। अगर गलत है तो गलत का मैं खंडन करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, चाहे उसके लिए मेरे सामने पद कितना भी बड़ा हो, कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर काना है तो मैं उसको काना ही कहूंगा। और रही बात राजनीति ग्राम सभा की, मुझे ग्राम सभा में राजनीति करने का कोई शौक नहीं था दीपक भैया। फर्क इतना था कि मैं जैसी अपनी ग्राम सभा चाह रहा था वैसी ग्राम सभा मुझको मिली नहीं। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कह रहा हूं ऑन कैमरा कि कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर एक खबर देखी थी। हमारी ग्राम सभा में एक गांव है लाल बहादुर पुरवा, जिसको लोग बलई बलई कहते हैं। उस गांव में मेरे कुछ बहुत ही शुभचिंतक लोग हैं। उस गांव में एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी, जिसको चारपाई पर लाद कर 200 मीटर पैदल कीचड़ में लाकर आज की आज़ादी के 75 साल बाद भी उसको लाया गया चारपाई पर। मैंने इस खबर को सोशल मीडिया पर डाला और मुझे ऊपर से आश्वासन भी मिला कि बरसात से पहले ये सड़क बन जाएगी। तो हालांकि अभी बरसात तो शुरू नहीं हुआ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा उस सड़क को बनने के लिए। और अगर सड़क नहीं बनी तो मैं उस सड़क के लिए आंदोलन करूंगा। सड़क जाम करेंगे, रोड पर बैठेंगे, अपने युवाओं के साथ लेकर जाएंगे, भले ही उसके लिए मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़े उस सड़क को बनवाने के लिए। लेकिन अगर वो सड़क नहीं बनी तो संभव है ये सुर बगावती भी होंगे। क्या बात।
दूसरी चीज, मेरी ग्राम सभा के 2 बड़े गांव गलीबहा और बरवनपुर आपस में मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। आज भी अगर बारिश हो जाए तो बरवनपुरवा के आदमी गलीबहा और गलीबहा के आदमी बरवनपुरवा नहीं पहुंच सकते। बीच में 300-350 मीटर कच्ची सड़क है जिस पर बरसात में चलना मुश्किल हो जाता है। मैं इस पर बहुत गंभीरता से, अर्जुन सिंह एक वाला साथी है, हमारे चुनाव में साथी रहा है, माननीय जी के साथ हमेशा रहता, उठना बैठना बराबर समय के साथ। मैंने उसके माध्यम से भी प्रयास किया कि अर्जुन भैया आप वहाँ कंटिन्यू रहते हैं और ये सड़क मुझे बरसात से पहले चाहिए, भले ही उसके लिए खड़ंजा क्यों ना हो। मैंने जिला पंचायत चुनाव में भूपेंद्र सिंह का समर्थन किया था और स्पष्ट रूप से कह दिया मैंने कि उस सड़क का प्रयास आप अपने स्तर से करेंगे, अन्यथा हमारे आपके रास्ते यहीं से जुदा हैं। देखिए दीपक भैया, फोटो खिंचा लेना अलग बात है, क्षेत्र के विकास के लिए बात करना अलग बात है। अगर मैं ग्राम पंचायत मधईपुर खांडे राय का चुनाव जो हुआ, अगर जनता ने मुझे अपार स्नेह एवं समर्थन दिया, मैं उसके लिए ग्राम पंचायत की सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का आजीवन ऋणी रहूंगा। जो प्यार और स्नेह मुझे दिया, मैं मतों से जरूर हार गया, लेकिन मैं अपनी ग्राम सभा की लोकप्रियता में नहीं हारा था। जो सम्मान लोगों की नज़रों में कल था वही सम्मान आज भी है। मैंने एक बार मांग किया था कि मैं चाहता हूं कि परसपुर बालपुर रोड पर रघुनाथपुरवा जो संपर्क मार्ग है, उस मार्ग का नाम स्वर्गीय छेदी सिंह के नाम पर क्यों ना कर दिया जाए। हाँ, एक बार आपने कहा था ना। हाँ, कहा था। क्षेत्र के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने उसका हमारे समर्थन किया था, तमाम लोगों ने। लेकिन जिनके पूर्वजों के नाम पर मैंने मांग की थी वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने 1% उस मांग का समर्थन नहीं किया। मुझसे विरोध उनका हो सकता था, लेकिन अपने पूर्वजों से तो विरोध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? 1% उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप भी उस ग्रुप में जुड़े हैं जो ग्रुप मेरा चल रहा है, तमाम लोगों ने समर्थन किया, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने टिप्पणी की। अभी भी मैं अपने क्षेत्र के लोगों से जाकर चर्चा करूंगा, और जो परसपुर धर्मनगर मार्ग पर काम चल रहा है, बन रही है, इस सड़क के नामकरण को लेकर भी मैं माननीय विधायक जी से मिलूंगा, माननीय जिलाधिकारी महोदय और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि उस सड़क का नाम भी मैं चाहूँगा कि किसी व्यक्ति के नाम से उस सड़क का नामकरण हो। और व्यक्ति के बारे में चर्चा भी आपके सामने कुछ पत्रकार बंधुओं से भी चर्चा हो रही थी। मैं तलाश रहा हूँ कि आज़ादी के 75 साल में कोई हमारे उस क्षेत्र का आदमी उस सड़क पर आना जाना, कोई अगर शहीद हुआ है तो उसका नाम और इतिहास, या जो भी व्यक्ति उस पर चर्चा की जाएगी। अगर कोई एक नाम सर्वसम्मत से निकल कर आता है तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि इस सड़क का नाम इसी महानुभाव के नाम पर कर दिया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपको कोटि धन्यवाद देता हूँ। और पुनः अगर मौका मिले कभी तो नहीं, बहुत जल्द जो है। तो दोस्तों, अगर आपको सत्येंद्र जी की बातें पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं, नहीं अच्छी लगी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे वो प्रश्न इनसे मैं जरूर करूंगा। और तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।